MDH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। बात करेंगे कुवैत अग्निकांड की, जहां स्वदेश पहुंचा भारतीयों का पार्थिव शरीर और भारत सरकार ने शानदार और त्वरित सहायता पहुंचाई। इसको लेकर के भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, सराहना हो रही है भारत सरकार की। और एक्शन में मोदी सरकार तो विपक्ष में सियासत जारी। किस तरह से यह सियासत है, इस पर भी चर्चा करेंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 46 भारतीयों का पार्थिव शरीर पहुंचा स्वदेश। मृतकों में ज्यादातर केरल के निवासी। परिजनों को सौंपा गया शव। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के अधिकारियों को सहयोग के लिए जताया आभार। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 के आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर होगा फोकस। इटली समेत शिखर सम्मेलन में शामिल तमाम देशों के नेताओं में होगी द्विपक्षीय मुलाकात। छब्बीस जून को होगा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। 24 जून को पहला सत्र। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पक्ष विपक्ष से मिलकर संसद को अच्छे से चलाने की अपील की। कहा, लोकसभा और राज्यसभा में कितनी अधिक चर्चा होगी, बिल पर गुणवत्ता उतनी ही बढ़ेगी। नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। एनटीए को 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। 8 जुलाई को पहले से लंबित मामलों के साथ ही होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर जारी है बीजेपी का विरोध। गुरुवार को हिंसा पीड़ित परिवारों के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने गेट से वापस लौटाया। आज राज्यपाल स्वयं पहुंचे पीड़ितों से मिलने। बंगाल में हिंसा को लेकर जारी है पक्ष विपक्ष में तनातनी। और भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट बरकरार। पानी की बूंद बूंद को तरस रही है जनता। टैंकर का है अभाव और उसका ही सहारा। टैंकर के पहुंचने पर पाइप डालकर पानी खींचने लगते हैं लोग। तो कुवैत अग्निकांड की बात सबसे पहले करेंगे और स्वदेश पहुंचा है भारतीयों का पार्थिव शरीर। और ये बेहद महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया जिसमें 46 भारतीयों का शव लेकर वापस आया है हरक्यूलिस J-17। कुवैत अग्निकांड में मरने वाले
46 भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लेकर पहुंचा है भारतीय वायुसेना का विमान। और यह बेहद महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि जो कुवैत का अग्निकांड था जिसमें 49 लोग कुल मरे थे, जिसमें से 46 भारतीय मरे थे, उनमें से उनकी मृत्यु हुई थी। उन सभी के पार्थिव शरीर इतनी जल्दी, इतनी त्वरित कार्रवाई के साथ में स्वदेश वापस आ चुका है। कोच्चि के हवाई अड्डे पर यह जो विमान है वो लैंड कर चुका है। और उसके साथ ही कोच्चि के अलावा जो अन्य शहर हैं जहां पर ये लोग रहने वाले थे, क्योंकि केरल के सबसे अधिक 23 लोग रहने वाले थे, और उसके बाद ये विमान कोच्चि के बाद अन्य जगहों पर भी जाएगा जहां के लोग रहने वाले थे। केरल के कोच्चि के सबसे ज्यादा 23 लोग रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश के भी लोग रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, यहां सब जगहों के लोग रहने वाले थे इस अग्निकांड में। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने अभियान चलाया वो निश्चित तौर पर सराहनीय रहा, जितना त्वरित अभियान रहा। भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर एयरफोर्स का विमान कोच्चि पहुंच चुका है, ये कुछ घंटे पहले की बात है। और उसके अलावा आग से मारे गए इन भारतीय शवों की पहचान भी कर ली गई है। डीएनए टेस्टिंग कराई गई थी इनकी और उसके जरिए यह पहचान कराई गई थी। हादसे में मारे गए कुल 49 लोगों में से 46 भारतीय थे। इनमें से केरल के 23 और तमिलनाडु के 7 लोग थे। यूपी से 4, आंध्र प्रदेश से 3, बिहार, ओडिशा से 2 लोग इस अग्निकांड में मारे गए थे। झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल से एक लोग शामिल थे जो मृतक थे, और इन सब के पार्थिव शरीर लेकर आए गए हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी इसी विमान में सवार थे, वो भी वापस आए हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कुवैती सरकार से समन्वय स्थापित कर पीड़ित भारतीयों की सहायता सुनिश्चित की। अग्निकांड के घायलों को कुवैत के 5 सबसे अच्छे अस्पतालों में इलाज उनका सुनिश्चित किया गया और सभी पीड़ितों से मिले जाकर कीर्तिवर्धन सिंह, प्रत्येक घायल से स्वयं मिले कीर्तिवर्धन सिंह, हर संभव सहायता उपलब्ध कराई। एक पीड़ित से मिले, उसका हालचाल जाना और उनको हर संभव सहायता उपलब्ध कराई। कुवैत प्रशासन से समन्वय स्थापित कर मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जांच संभव हुई। इन शवों को भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से भारत लाया गया है। तो भारतीय वायुसेना के विमान से इनको भारत लाया गया है। कोच्चि के बाद विमान देश के अलग अलग हिस्सों में पार्थिव शरीर लेकर जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट्स के रहने वाले लोग हैं। प्रत्येक शव को उनके घर ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी आवंटित की गई है। भारत सरकार के इस शानदार सहायता और राहत अभियान की सराहना की जा रही है। जिस तरह से और जिस गति से, जिस तेजी के साथ ये अभियान चलाया गया वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय रहा है। इस बीच केरल सरकार की मंत्री वीणा जॉर्ज भी कुवैत जाने के लिए तैयार थी। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो भी वहां जाने के लिए तैयार थी। लेकिन सवाल उठता है कि दुर्घटना में भी अवसर का सियासी लाभ उठाने की कोशिश क्यों? तो कुवैत अग्निकांड में मरने वाले सभी 46 भारतीयों का शव लेकर के जो विमान है वो कोच्चि पहुंच चुका है और कोच्चि से अन्य जगहों पर तिरुवनंतपुरम गया है और उसके बाद दिल्ली जाएगा। अन्य जगहों पर जो भी स्थान है जहां के लोग रहने वाले थे वहां पहुंचे हैं। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री केरल के, उन्होंने पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तमाम निश्चित तौर पर ये अपने आप में बेहद गमगीन क्षण तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ राहत और जो सहायता थी उसको किस तरह से, ये जो पूरा अभियान था वो किस तरह से भारत सरकार ने चलाया, ये सराहनीय रहा। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत ने इस अवसर पर पूरी तेजी से, पूरी गति के साथ ये अभियान चलाया और उन्होंने इसके साथ ही साथ जो कुवैत के अथॉरिटीज थी उनको भी धन्यवाद दिया। क्या कुछ कहा कीर्तिवर्धन सिंह ने इस मौके पर, आइए आपको सुनाते हैं। We do not look at it how challenging it was. It had to be done. We took all possible steps, all possible efforts to have it done. And normally, as I said before, this would have taken at least a week, 10 days. But because of the good relationships between our government and the Kuwaiti government and the sensitive issue that it was, and especially with the Prime Minister's intervention on this part, on his part, the royal family of Kuwait, the officials, the ministers, His Highness of Kuwait, they all took personal interest so that the bodies could be brought back as soon as possible. And in the hospital, we are told that His Highness has called up the hospital
hospital people and the Minister for Health personally, and the Minister of Health has himself done rounds of the hospitals where the people injured are being treated. और इस अवसर पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज क्या कुछ कह रही हैं। उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं क्योंकि वो खुद जाना चाहती थी। इस बीच में ये भी सवाल उठता है कि आखिर वो जाना क्यों चाहती थी। बहरहाल क्या कह रही वो आइए सुनाते हैं। It's quite unfortunate that we are facing such a situation. So more than half of the lives lost are from Kerala. And majority who are under treatment in different hospitals, they are from Kerala. So it's quite unfortunate that we didn't receive that consent. So it's not a new thing. We have many precedents. So many previous governments had given that consent, the political clearance. So it's quite unfortunate. Nothing more to say now. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय डूंगरे मौजूद हैं। उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे किस तरह से पूरा अभियान चलाया गया, कितना चैलेंजिंग था ये अभियान। अक्षय डूंगरे हमें और जानकारी देंगे, सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अक्षय, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कितना ये चैलेंजिंग था ये अभियान, और जिस तरह से एक्शन में आई तुरंत मोदी सरकार, अपने राज्य मंत्री को उन्होंने तुरंत कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत भेजा, और उसके बाद ये जिस तरह से सारे शवों की डीएनए टेस्टिंग कराना, उनकी पहचान कराना, इतनी जल्दी यहाँ तक लेकर आना कैसे संभव हुआ ये पूरा ऑपरेशन? देखिए, अक्सर जब इस तरह की घटना कोई होती है किसी भी देश में, चाहे वो खाड़ी के देश हो या फिर अन्य किसी भी देश में, तो कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको गुजरते हुए ही चीज़ें की जा सकती है। लेकिन ये चीज़ कुवैत में भी लागू होती थी, लेकिन जिस तरह से त्वरित कार्रवाई प्रधानमंत्री के लेवल से खुद की गई, इनफैक्ट जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश सबसे पहले दिया गया, तुरंत ही जब ये घटनाक्रम हुआ, जब ये अग्निकांड हुआ, तो उसके तुरंत कुछ समय बाद ही हमारे जो राजदूत है इस वक्त कुवैत में, वो खुद वहाँ पर निरीक्षण करने गए। यहाँ से हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो विदेश राज्य मंत्री है कीर्तिवर्धन सिंह, वे खुद रवाना हुए कुवैत के लिए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली जो टॉप लीडरशिप है कुवैत की, वहाँ से उनसे संपर्क साधा, तो उनकी तरफ से भी एक प्रायोरिटी दी गई इस पूरे केस को, चाहे वो अस्पताल में भर्ती कराने की हो या फिर पूरी सुविधाएं मुहैया कराने की या फिर डीएनए एनालिसिस की। अब डीएनए एनालिसिस की अगर बात की जाए तो अक्सर 7 से 10 दिन लग जाते हैं किसी भी डीएनए एनालिसिस का रिजल्ट आने में, क्योंकि कई सारा बैकलॉग होता है, कई सारे अस्पतालों के ऊपर लोड होता है, तो ऐसे में एक एक करके ही सबके नंबर आते हैं। लेकिन जब बात इस तरह की घटनाक्रम की हो और जब इन्वॉल्वमेंट सीधे प्रधानमंत्री के लेवल का हो, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री ने खुद हस्तक्षेप इस मामले में किया, हमने देखा कि कुवैत के प्रधानमंत्री भी जायज़ा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे, और रॉयल फैमिली जो वहाँ की है उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं पूरी जानकारी को लेकर अपडेट लगातार लिया जा रहा था। ये देखते हुए कि तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा भारतीय कुवैत में है, वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर रोज़गार की तलाश में गए, लेकिन अब कुवैत की जो अर्थव्यवस्था है उसका बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर अब बन चुके हैं वे लोग। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते वहाँ पर ऑन प्रायोरिटी एक तरह से अर्जेंसी दिखाते हुए डीएनए एनालिसिस किया गया, जो भी क्लियरेंसेस थे वो दिए गए, किसी भी तरह से कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल सामने नहीं आने दिया गया, और यही कारण है कि जी अक्षय हम आपके पास वापस आएंगे। इस बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, ये आप देख सकते हैं, और ये जो इस वक्त G7 समिट चल रही है उसके साइडलाइंस पर ये जो मुलाकात है ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा मौजूद है। अरुण, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण, क्या जानकारी देंगे? देखिए, महत्वपूर्ण इस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि मोदी 3.0 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये पहली फॉरेन विजिट, और उस पर भी जो पहली बायलैटरल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं वो फ्रेंच लीडरशिप के साथ में है। तो ये अपने आप से दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में के रिश्तों में कितनी प्रगाढ़ता है। इस बात को हम जानते हैं। एक तो हम इस बात को भी जानते हैं कि रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रेंच लीडरशिप कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के साइडलाइन पर मिल चुके हैं। और अगर इस बात को हम रिकॉल करें कि हाल ही में जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया में आए थे,
तब हमने उनकी काफी बेहतरीन केमिस्ट्री भी देखी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई थी, चाहे वो डिफेंस हो, स्पेस कोऑपरेशन हो। 2023 के अंदर ही भारत और फ्रांस की जहां तक बात की जाए तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके 25 साल भी भारत और फ्रांस ने पूरे किए थे। तो ये काफी एक तरह से महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। फ्रांस के लिहाज से आप इसको इस तरह से भी समझिए कि जो उनका जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, जो ऑर्डर ऑफ लीजन होता है, और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया था फ्रांस के द्वारा। दिखाता है कि किस तरह से गर्मजोशी भरा रिश्ता है भारत और फ्रांस का, और एक बेहतरीन केमिस्ट्री भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रो के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि जो पहली बायलैटरल है प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैक्रो की, मोदी 3.0 के अंदर, प्राइम मिनिस्टर मोदी की फर्स्ट फॉरेन विजिट के अंदर, ये अपने में दर्शाता है कि ऐसे भारत और फ्रांस एक तरह से इस रिश्तों को, बायलैटरल रिश्तों को यहाँ से नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहेंगे। और कई सारे मुद्दों पर दोनों ही नेताओं की बातचीत हुई है। G7 एक पावरफुल ग्रुपिंग है, उसके साइडलाइंस में फ्रेंच लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत होना अपने आप में दर्शाता है कि कई सारे मुद्दों पर भारत और फ्रांस एक तरफ से आगे आएंगे, और एक तरफ बायलैटरल रिश्तों को तो आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन हाँ, और कई सारे जो ग्लोबल और रीजनल इश्यूज हैं उन पर भी उनका एक तरह से फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं बैठक प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैक्रो के बीच में। जी, निश्चित तौर पर जो जिस तरह से आपने जो द्विपक्षीय संबंधों की बात कही, उनको एक स्टेप और फर्दर लेकर जाएगा। साथ ही साथ इमानुएल मैक्रो के साथ जिस तरह से प्रगाढ़ रिश्ते शेयर करते हैं, जो तस्वीरें हम अपने टीवी सेट्स पर देख सकते हैं, वो अपने आप में सारी तस्वीर, सारी कहानी बयां करती हैं। किस तरह से जो निजी रिश्ते हैं उनको भी आप बताएंगे, उनके विषय में भी आप बताएंगे कि किस तरह से वो दोनों देशों के बीच के जो रणनीतिक कूटनीतिक संबंध हैं उनमें बड़ा मायने रखते हैं, और ये जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उनको एक स्टेप फर्दर ले जाने में और मायने रखेंगे। देखिए, आपने जहाँ तक पर्सनल केमिस्ट्री की बात की तो आपको ये भी याद होगा निखिल कि जो फ्रांस का जो बैस्टेल डे था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो ये भारत के लिए बड़े सम्मान की बात थी। और जाहिर सी बात है, जैसा मैंने भी आपको बताया कि जो ऑर्डर ऑफ लीजन है, जो कि फ्रांस का एक तरह से सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड होता है, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उससे नवाजा था। तो ये अपने आप में दर्शाता है, जताता है, दिखाता है कि कैसे दोनों ही देशों के बीच में, दोनों ही लीडरशिप के बीच में बेहतरीन रिश्ते हैं। दूसरा तक डिफेंस की बात आती है कि भारत बहुत कुछ फोकस कर रहा है, डिफेंस की बात आती है। तो क्योंकि भारत में एक तरह से मेक इन इंडिया पे फोकस है, कैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर हो सके। हम इस बात को जानते हैं कि पास में भी भारत ने फ्रांस के साथ में कैसे डिफेंस जो वॉरफेयर के जो इक्विपमेंट्स है उसको प्रोक्योर किया है, और कई सारी पार्टनरशिप्स की है डिफेंस को लेकर के। तो स्पेस में भी काफी बेहतरीन कोलैबोरेशन किया है भारत और फ्रांस ने। और जाहिर सी बात है, जब तक स्किल मोबिलिटी की बात हो, स्किल्ड मैन पावर मोबिलिटी की बात हो, ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी की बात हो, वहाँ भी भारत और फ्रांस के बेहतरीन साझेदारी दिखाई देती है। लेकिन हाँ, ये बायलैटरल मीटिंग जो सबसे पहली आप कह सकते हैं मोदी 3.0 के अंदर महत्वपूर्ण इसलिए कही जा सकती है क्योंकि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली फॉरेन विजिट है मोदी 3.0 के अंदर, वहाँ पर पहली बायलैटरल जो मीटिंग है वो फ्रेंच लीडरशिप के साथ में है। तो जाहिर सी बात है, इसका विजन, इंटेंट, कैसे यहाँ से दोनों देशों के रिश्तों को और आगे लेकर के जाना है, क्योंकि भारत एक चीज को लेकर के आगे चल रहा है कि 2047 तक उसे विकसित भारत बनना है, और कैसे भारत और फ्रांस एक दूसरे के लिए एक सहयोगी का काम कर सकते हैं। जहां तक दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की बात हो, उन बातों पर फोकस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो G7 समिट की साइडलाइंस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली बायलैटरल मीटिंग फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ में। जी जी जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा अगर आप थोड़ा कम शब्दों में किस तरह से G7 का महत्व इस बार है, और भारत की उपस्थिति लगातार हो रही है इसमें, किस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की उपस्थिति G7, उसका महत्व कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, अगर शॉर्ट में समअप करना चाहें, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है काफी हद तक डोमिनेट कर रही है G7 समिट को, चाहे यूक्रेन क्राइसिस हो, गाजा की बात हो, बहुत सारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो इमर्ज हो रही है उस लिहाज से G7 समिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ऐसे में भी हम जानते हैं कि भारत एक वो देश है जो हमेशा इस बात की वकालत करता रहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ में मसलों को सुलझाया जा सके, और एक तरह से कैसे हम विकास की तरफ आगे बढ़ सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकें, क्लाइमेट चेंज के मोर्चे पर कैसे डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज एक साथ आ सके। इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं G7 समिट एक
कुछ हेडलाइंस होंगी जो आपको आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगी। लेकिन हाँ, भारत की एक अहम भूमिका हो जाती है, वो इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आप देखिए कि G7 की जो प्रेसिडेंसी है, यानी कि जो इटली के पास में है, उनकी जब लीडरशिप नमस्ते करके वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत करती है, तो ये बात को दर्शाता है कि जो भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो जब वैश्विक मोर्चे पर दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो विजन है वो भी कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होता हुआ दिखाई देगा आपको ऐसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी, भारत की लगातार उसमें उपस्थिति, और जैसा कि आपने कहा कि भारत का जो महत्व है वो थोड़ा सा चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, भारत ने कई सारे मुद्दों पर एक तरह से लीड किया है। देखो कि हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज आउटरीच सेशन को, इन बायलैटरल मीटिंग्स के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी आउटरीच सेशन जो हैं उसको भी संबोधित करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह सकते हैं इस आउटरीच सेशन के, जिसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी और एनर्जी एज अ होल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अफ्रीका और मेडिटेरियन। और अफ्रीका में हम जानते हैं कि G20 समिट के दौरान जो भारत में जो आयोजन हुआ था, कितना एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात थी कि एक तरह से आम सहमति बनाई गई और अफ्रीकन यूनियन एक तरह से G20 का जो मेंबर बना, तो दिखाता है कि भारत का कितना एक बेहतरीन टेक रहता है, इंक्लूसिविटी का टेक रहता है और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का टेक रहता है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया था। और जहाँ तक ग्रीन एनर्जी की बात आती है, वहाँ पे भारत देखिए स्ट्रॉन्ग लक्ष्यों को लेकर आगे चल रहा है। 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहा है, जो कि कोई डेवलपिंग कंट्री से बड़े जो एम्बिशियस टारगेट है वो सेट नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात की जाए, जो कि एक प्रोमिनेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज रहेगा, तो उसमें भी भारत का कई सारे अपने बातों को मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर रख चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि कैसे हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है एआई को डील करने के लिए और एआई को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उस दिशा में भारत की तरफ लोगों का रुख होगा। बिकॉज यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी को इतने इकोनॉमिकली लोगों तक पहुंचाना, लगभग 2 डजन देशों के अंदर आज यूपीआई अवेलेबल है, तो एक दिखाता है कि टेक्नोलॉजी सुपर पावर भारत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इंक्लूसिविटी पे फोकस कर रहा है। तो उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो प्रेजेंस है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस रहेगी और लोगों की निगाहें भी होंगी उसके ऊपर। जी, निश्चित तौर पर आपने एआई का जिक्र किया और बताया कि उसके फोकस एरियाज में से एक रहने वाला है, और तमाम जो है फोकस एरियाज रहने वाले एआई में को लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं, और ख़ासतौर पर इसके स्याह और उजले पक्ष दोनों ही हैं। किस तरह से भारत से उम्मीदें की जा रही है? आपने कहा कि तमाम देशों में जो भारत का जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं और जो आईटी हुनर है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। किस तरह से भारत से उम्मीदें इसमें इन सब चीज़ों को लेकर के? भारत की जितनी उम्मीदें हैं उतना एक तरह से वो लीड भी कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं एआई को लेकर के। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको याद होगा कि जब बिल गेट्स के साथ में एक उनका इंटरेक्शन हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया जाए, सबको मुहैया कराई जाए। डेवलप इकोनॉमी ज्यादातर टेक्नोलॉजी को अपने पास रखती है, छोटे देशों को डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज को देने से कतराती हैं। लेकिन आपको याद होगा देखिए कोविड के अंदर जो कोविन ऐप बनाया था, भारत वो देश था जो कहता था कि हम लोग इसको ओपन सोर्स कर देते हैं, यानी कि इस कोविन ऐप को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके कोड का इस्तेमाल करके, तो उसको ओपन सोर्स कर दिया गया था। यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में लगभग 2 डजन देशों के अंदर उपलब्ध है या इनिशियल स्टेजेस में यहाँ पे काम चल रहा है। फ्रांस की बात कर लीजिए, वहां पर अगर आप जाते हैं तो फ्रांस के अंदर भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये पावर ऑफ यूपीआई है जो कि काफी इकोनॉमिकली मिल रही है ग्लोबली इस समय पर। तो ये दिखाता है कि भारत एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि हम लोग को इंक्लूसिविटी पे फोकस करना पड़ेगा। और एआई का जहां तक सवाल है, इस समय पर काफी डिबेट और मंथन चल रहा है कि इससे जॉब लॉसेस होंगे, इससे वर्कफोर्स को डैमेज होगा, लेकिन हाँ, कैसे कोलैबोरेटिव एफर्ट, स्किल अपग्रेडेशन, स्किलिंग एंड रीस्किलिंग पे फोकस करते हुए कैसे एआई के साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे जो तमाम देश है वो एक साथ आगे आ सकते हैं, जिससे कि एआई को एक कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स है, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट निकल करके आता है, डीप फेक वीडियोज काफी सारे थ्रेट निकल करके आते हैं, उसको कैसे टैकल किया जा सके। बिकॉज डीप फेक की जहाँ तक बात आती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन कैंपेन और उससे पहले भी इस बात को हाईलाइट किया था कि डीप फेक बहुत चैलेंजिंग हो सकता है और इसको अगर कंट्रोल करना है, लगाम लगानी है, तो बहुत जरूरी है कि तमाम देश आगे आ सके, फैक्ट चेक उसको दुरुस्त किया जा सके और एआई का ही इस्तेमाल करके कैसे हम बेहतरीन से काम कर सकते हैं, इस बात पर फोकस रह सकता है। तो जाहिर सी बात है कई सारे मुद्दे हैं, बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक है, डिस्कशन में आएगा, लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक हो सकते हैं और भी रीजनल और ग्लोबल इश्यूज हैं जो कि कहीं ना कहीं चर्चा के केंद्र में आ सकते हैं और सभी की निगाहें प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस सेशन पर भी होंगी। ऑल्दो इस बात को हम जानते हैं कि जो सेशन होते हैं इस तरह की जो जी, आप हमारे साथ बने रहिए अरुण, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस बीच में एक और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूके के पीएम
ऋषि सुनक से मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से ये जो तस्वीरें हैं उनके मुलाकात की। अभी आपने देखा कि इमानुएल मैक्रों के साथ मुलाकात की थी, अब उसके बाद उन्होंने ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। अरुण, आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप बताएंगे ऋषि सुनक के साथ ये जो मुलाकात है किस तरह से महत्वपूर्ण है। अभी आप इमानुएल मैक्रों के साथ में मुलाकात का आपने विस्तार से जायजा दिया, और अब आप बताएंगे हमें कि ऋषि सुनक के साथ ये मुलाकात किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या जानकारी देंगे? देखिए, जैसा कि हमने डीडी न्यूज पे बहुत पहले बताया था इस समय पर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लगभग ऑलमोस्ट हर G7 के जो टॉप G7 के जो लीडर्स हैं उनके साथ में एंगेज करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहली बायलैटरल इमानुएल मैक्रों के साथ में, दूसरी बायलैटरल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऑन द साइडलाइंस ऑफ G7 समिट, इट्स विथ यूके लीडरशिप ऋषि सुनक। और इससे पहले भी कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर उसकी साइडलाइंस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऋषि सुनक दोनों ही कई मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं, कई बार एंगेज कर चुके हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है इस लिहाज से भी, क्योंकि जैसा कि यूके की बात आती है, भारत यूके संबंधों की बात आती है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा फोकस में रहता है। जो फ्री मूवमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेज, जो वीजा इश्यूज होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो ये तमाम चीजें होती हैं जो डोमिनेटिंग रहती हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी 3.0 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ये पहली फॉरेन विजिट, और उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी के लीडर्स हैं, जो पावरफुल ग्रुपिंग है G7 की, उनके जो टॉप लीडर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। एक तो जाहिर सी बात है कि ये सारे लीडर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस जरूर देंगे, क्योंकि जब पीएम मोदी बतौर प्रधानमंत्री जो बनकर के मोदी 3.0 में वापस आते हैं तो ये वो तमाम लीडर्स थे जिन्होंने सबसे पहले एक तरह से ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तरह से बधाई संदेश दिया था। तो ये फिजिकली वो मिलते हुए दिखाई देंगे, तो जाहिर सी बात है कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस तो होंगे ही होंगे। लेकिन कैसे अब दो देशों की रिश्तों को यहाँ से नई दिशा दी जा सके, क्योंकि भारत एक तरह से जो लक्ष्य लेकर के चल रहा है कि 2047 तक कैसे वो डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहता है, बिल्कुल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको याद होगा कि अपनी इलेक्शन रैलीज के अंदर लगभग हर जगह यही बोला था कि हम 2047 के लिए 24/7 काम कर रहे हैं, यानी कि 24 घंटे देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए हम लोग 2047 तक टारगेट कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनना है और मेक इन इंडिया को बूस्ट देना है। तो फोकस इसी बात पर रहेगा कि कैसे जो मैसिव जो कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो भारत में आके निवेश कर सके, भारत में जो निवेश के द्वार हैं उनको खोला जा सके। यूके की मैसिव बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ब्रिटिश कंपनी है, जो कि भारत में उनके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, मोर देन 100 जो बड़ी कंपनी है जो भारत में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, और भारत की यही कोशिश है कि कैसे इन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जा सके, रेड कार्पेट रोल किया जा सके इन इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, जो कि यूके के हैं, जो कि भारत में आकर के अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो भारत का जो फोकस रहेगा अब आगे जाते हुए वो सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत मैसिवली रहने जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह चुके हैं कि देश में मुफ्त बिजली हो, सोलर से बिजली हो, सरकार को वापस से बिजली बेच सके, इस तरह के रोड मैप को बनाना चाह रहे हैं। इसमें जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, यूके जैसी इकोनॉमी हो गई या इटली जैसी जो डेवलप्ड इकोनॉमी हो गई, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल निकल करके आएगा कि कैसे वो भारत को सहयोग दे सकते हैं टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करने की दिशा के अंदर, और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उस दिशा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है। तो जैसे सोलर जैसा फोकस रह सकता है, फोकस एरिया रह सकता है, वैसे ही प्रोमिनेंट दूसरे भी कई सारे सेक्टर जो कि रिन्यूएबल्स पर खास फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी फोकस करते हुए दिखाई देंगे, कैसे स्टूडेंट्स के लिए इजी हो यूके में जाना, वहाँ पे स्टडी को गेन करना। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी इस बात को कहा, वापस इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ, मोदी 3.0 में पहली फॉरेन विजिट और वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के साथ में इस समय पर भारत का एंगेज करता हुआ, और कैसे दिशा देनी है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में, उस बात पर कहीं ना कहीं फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। जो ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ द मीटिंग है, क्योंकि ये मीटिंग लगभग आप कह सकते हैं 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक रह सकती है, लेकिन इसमें फोकस इसी बात पर रहता हुआ दिखाई देगा कि कैसे दोनों देशों के रिश्तों को यहाँ से और आगे ऊंचाइयों पर लेकर के जाया जा सके, दोनों देश कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके। जहाँ तक निवेश को बढ़ाने की बात आती है तो उस दिशा के अंदर भारत और यूके की जो ये बैठक है वो काफी इंपॉर्टेंट कही जा सकती है।
second important visit on the sidelines of G7 summit, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऋषि सुनक के साथ में एंगेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर एक बात मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये हमें दिखा रही है अभी इमानुअल मैक्रों के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और दोनों नेता गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिले थे, उसी तरह से बल्कि उससे एक स्टेप फर्दर जो प्रगाढ़ता है वो दिखाई दे रही है ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। प्रधानमंत्री भी जैसा कि आपने कहा कि इस बार जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 के अगुवा होकर के वो पहुंचे हैं नई ऊर्जा नई विश्वास के साथ में, किस तरह से इसको देखते हैं कि ये जो पीएम की विजिट है ये निश्चित तौर पर एक भारत के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा एक्सट्रैक्ट साबित होगी? बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में देखिए कि भारत उस जगह पे बैठा हुआ है या उस जगह पर अपना स्थान रखता है जहां पर लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर बहुत रिफॉर्मिस्ट अप्रोच के साथ में जो काम किया गया उसका फायदा ये हुआ है कि कई मोर्चों पर या कई बड़े फैसले जो लिए गए जिसकी वर्ल्ड लीडरशिप भी सराहना की है। आप इसको इस तरह समझिए कि जब क्वाड की बैठक हुई थी पोस्ट कोविड 2020-21 की अगर हम बात करें, जो यूएस में क्वाड की बैठक हुई थी तो वैक्सीनेशन ड्राइव और कोविन जैसी एप्लीकेशन की तारीफ वहां क्वाड के अंदर की गई थी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कैसे भारत की लीडरशिप को देखा जाता है। दूसरा, भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड देती है। तो जो तमाम जो बड़ी जो ताकतें हैं आज की तारीख में, जो आर्थिक शक्तियां हैं, क्योंकि ग्लोबली आप देखिए कि स्लो डाउन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। भारत एक सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बड़ी जो ग्लोबल जो शक्तियां हैं, जो बड़े देश है, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनको बड़े मार्केट की तलाश है। ऐसे मार्केट की तलाश है कि आप यूँ देखिए कि यूएस में जो टेस्ला है, इलॉन मस्क है, ये लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी जब जीत करके आए थे तो वर्ल्ड लीडर के साथ साथ में इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग बिजनेसेस इन इंडिया। तो ये दिखाता है कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं या जो बड़े ग्लोबल कॉर्पोरेट टाइकून्स हैं वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इकोनॉमिक मैन पावर आपको मिल रहा है। यानी कि आप मैन पावर देखेंगे, बहुत इकोनॉमिक मैन पावर आज भारत ऑफर कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को एक साथ लेकर के आगे जाना चाह रहा है, जो कि बहुत कम देश इस बात को करते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी और इकोलॉजी यानी कि एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग एक साथ आगे लेकर के जा सके। तो उस दिशा के अंदर भारत अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर रहा है। तो उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर मोदी का या फिर भारत का G7 के अंदर आउटरीच सेशन के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये तमाम जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो भारत के अंदर एक बड़ा मार्केट देख रही है। और एक बड़ा मार्केट तभी आता है जब टॉप लीडरशिप की एक बेहतरीन केमिस्ट्री और बॉन्डिंग होती है और साथ ही साथ उनको जब अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं एक किसी मार्केट के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लोबली आप देखिए कि जो पावर सेंटर्स हैं, देखिए कि ज्यादातर जो अर्थव्यवस्था है वो चाइना से अपने बिजनेसेस को वाइंड अप करके नए ऑप्शंस को तलाश रही है। ऐसे में हमने हाल ही में देखा कि कैसे फॉक्सकॉन जैसी कंपनी भारत के अंदर आती हैं, टेस्ला जैसी कंपनी भारत में आना चाह रही है, तो ऐसे एप्पल जैसी कंपनी अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रही है। तो उस दिशा के अंदर भारत का कद काफी बड़ा है, उसी की तरफ निगाहें। जी, निश्चित तौर पर तो ये बेहद महत्वपूर्ण जो द्विपक्षीय बैठक है आप अपनी टीवी सेट्स पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर है G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए, और इसके साइडलाइंस में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और यूके के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ऋषि सुनक से मुलाकात की। तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अरुण। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि एक्शन में है मोदी सरकार लेकिन विपक्ष में सियासत जारी है, आखिर कैसे। एक ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे कि किस तरह से साथ साथ या आमने सामने
ये बताएंगे कि किस तरह से जो विपक्ष का गठबंधन है उसमें क्या कोई सियासत है, कहां वो साथ साथ हैं या फिर कहीं आमने सामने भी दिखाई देते हैं, और इस पूरी सियासत के पीछे की असल वजह क्या है। विपक्ष में सियासत जारी है, जो सरकार है वो एक्शन में लगातार नजर आ रही है, यहां से लेकर के विदेशों तक, लेकिन जो विपक्ष है उसकी जो सियासत है आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। 18वीं लोकसभा का जो सत्र है वो उसको लेकर के जो संसदीय कार्य मंत्री है किरेन रिजिजू, उन्होंने कहा है कि ये पहला विशेष सत्र है और ये 18 तारीख से बुलाया जा रहा है, 18 जून से। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये सत्र, और इसमें ये देखने की बात होगी कि किस तरह से ये सत्र आगे चलता है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है उससे रचनात्मक सहयोग की उम्मीद की जा रही है। लेकिन क्या वो विपक्ष रचनात्मक सहयोग लेकर के आएगा, क्या वो रचनात्मक सहयोग देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो विपक्ष है उसकी सियासत भी कहीं ना कहीं जारी है। वो हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। चुनाव के बाद जब पहली बार एक साथ आ रहे हैं ये सारे दल, तो क्या जो इनमें सभी दलों में आपस में एका रहेगा? 18वीं लोकसभा को लेकर ये जो पहला सत्र है वो होने जा रहा है। चुनाव के बाद हम पहली बार एक साथ आ रहे हैं, ये कहना है किरेन रिजिजू का, जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा सभी दलों से अपील है कि हम एक साथ मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करें, पक्ष और विपक्ष टीम इंडिया के रूप में काम करें, लेकिन विपक्षी दलों की इस बीच में सियासत जारी है। तो टीम इंडिया के तौर पर काम करने की दरकार है, लेकिन ये सियासत जारी है। आम नेता संजय सिंह का दावा है कि इंडी गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने का उसने मंसूबा नहीं छोड़ा है, लेकिन आपकी तरफ से कहा गया है कि दिल्ली और हरियाणा में आगामी चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। उधर उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस ने हम साथ साथ हैं और आगे भी रहेंगे का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि हम साथ साथ हैं और आगे भी रहेंगे। विधानसभा उपचुनाव साथ लड़ने का दोनों पार्टियों ने फैसला किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के 4, बीजेपी के 3, आरएलडी और निषाद पार्टी के एक विधायक ने लोकसभा का चुनाव जीता है। जाहिर है कांग्रेस की कोई सीट यहां बनती भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी एमएलए लोकसभा का चुनाव उसने नहीं जीता है। कांग्रेस का दावा 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का है, लेकिन 2017 के कांग्रेस सपा अलायंस का नतीजा भी लोगों के सामने है। तो जो विधानसभा का अलायंस था उसका नतीजा लोगों के सामने है। उधर वायनाड या रायबरेली में से कोई एक सीट जल्द ही राहुल गांधी छोड़ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो रायबरेली रिटेन करेंगे। मीडिया खबरों के अनुसार प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वहां भी दिक्कत है। लेकिन केरल में आगामी चुनाव में इंडी गठबंधन को कांग्रेस पार्टी यहां एक रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या एक रख पाएगी? गठबंधन की एकता शिवसेना उद्धव के लिए कोई मसला नहीं है, यानी कि गठबंधन की एकता को वो मायने नहीं रखती। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए के सभी सीटों के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। वो कहते हैं कि विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। कांग्रेस कह रही है कि वो महाराष्ट्र की 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शरद पवार की पार्टी ने घोषणा की है कि वे अपने नेता को 85 विधायकों का तोहफा देंगे। शरद पवार 85 साल के होने जा रहे हैं, तो कहा कि 85 विधायकों का हम उनको तोहफा देंगे। तो एक गठबंधन के तहत अगर चुनाव लड़ना है तो महाराष्ट्र विधानसभा की कुल सीटें 543 से ज्यादा होनी चाहिए, यह कहना है संजय निरुपम का। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कहा गया कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद नहीं जाना चाहते, लेकिन यह मुश्किल तो राहुल गांधी के अपोजिशन लीडर बनने के साथ भी आएगी, क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन चुनी गई है। तो 2 बड़े पदों पर आखिर कैसे गांधी परिवार के 2 लोग रहेंगे, यह देखने की बात है। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के आगामी लोकसभा जो आगामी सत्र है उसको लेकर के अपील की है कि सदन को सत्ता और विपक्ष मिलकर चलाएंगे, और ये जो टीम इंडिया का कंसेप्ट है उसको लेकर सामने आना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत दे करके फिर से देश का संचालन करने का मौका दिया है, और हमारे बाकी विपक्ष के पार्टियों को विपक्ष में बैठ करके एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए देश का निर्देश है। तो सबका बराबर योगदान होता है। पार्लियामेंट अकेला कोई चला नहीं सकता है, सब मिलकर के चलाना होता है। और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर एकजुट होने की अपील की है।
ये टीम हमारी दिल्ली की जो पूरी लीडरशिप आज यहाँ पे बैठी है, अपने पूरे जज्बे के साथ ग्राउंड पर उतरेगी, अरविंद केजरीवाल जी के काम दिल्ली के लोगों तक पहुंचाएगी और दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को दिखा देगी कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी मात्र 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई। अपने जज्बे को दिखाएगी, अपने जोश को दिखाएगी और फरवरी 2025 में पिछली बार से भी शानदार नतीजे लाकर दिखाएगी। दूसरी तरफ केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के विषय में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि वे गांधी परिवार के लिए एक बेहतर मौका है। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। वायनाड से कोई गांधी परिवार से चुनाव लड़ता है तो वहाँ के लोगों का सम्मान रहेगा कि हमेशा राहुल जी को जिताया है, तो गांधी परिवार के साथ केरल का एक अलग रिश्ता बना है। तो संजय राउत तो स्वागत करेंगे, लेकिन क्या वहां पर सीपीएम और उसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग प्रियंका गांधी का स्वागत करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिला सिंह जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है। हमारे विनोद मिश्रा जो कि कंसल्टिंग एडिटर है हमारे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद जी, आपसे समझना चाहें कि ये किस तरह की सियासत है कि कहीं पर अदावत कहीं पर साथ, कैसे चलेगा ये? बिल्कुल आपने सही कहा और मैं आपकी रिपोर्ट से आया हूं तो हम साथ साथ हैं लेकिन नहीं हैं। ये दोनों चीज इसमें है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पार्लियामेंट्री संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का जो स्टेटमेंट है आज का, वो समझने की बात है। जो उन्होंने एक तरह से जो अपील की है टीम इंडिया के स्पिरिट से काम करने का, तो एक तरह से उन्होंने रेखांकित किया है इस बात को कि पार्लियामेंट चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी है जी। और जब आप टीम भावना से इंडिया के स्पिरिट से काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए एक बेहतर कानून बनते हैं, लोगों के लिए एक बेहतर परिणाम जो है पार्लियामेंट से आते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में आप एक युद्ध का मैदान बनाते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों किस तरह का पार्लियामेंट सेशन को वॉश आउट किया गया था। तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि किरण रिजिजू का जो आज का स्टेटमेंट है वो वाकई काबिल तारीफ है, विपक्ष को भी इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि विपक्ष जो है वो सरकार न बना पाने की जो खीज है वो इस संसद सत्र में आप देखेंगे कि उसकी भी एक तैयारी अलग अलग कोने में हो रही है। जैसा कि संजय सिंह की बात आप कहते हुए कह रहे थे, आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि अभी भी उनकी उम्मीदें हैं कि कुछ भी हो सकता है। भारत सरकार के रूप में अगर आप देखिए कि मोदी सरकार ने पूरे एक कंटिन्यूटी को, जो 2019 है वही 2024 है, कुछ भी नहीं बदला है। वही मंत्री हैं, वही सारे कुछ सब कुछ आपने देखा, पीएमओ तक आपने देखा। वो कंटिन्यूटी के साथ में पूरा एक्शन मोड में अभी पीएम मोदी का सब कुछ चल रहा है, अपना 100 दिन के एजेंडे में काम कर रही है। लेकिन इनके सामने में, इंडिया गठबंधन के सामने में जो सबसे बड़ा धर्म संकट है इस गठबंधन को लेके, वो आने वाला उपचुनाव है, वो आने वाला जो स्टेट का इलेक्शंस है। अब अगर एक तरह से आप ये देखें कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का क्या होगा, इंडिया गठबंधन तो बाद में बचा लेंगे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का अगर आप देखें कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे अपनी इस जीत से इतने उत्साहित है कि महाराष्ट्र के 288 सीटों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयारी के लिए बोला है। कांग्रेस 155 सीट चाहती है। आपने कहा ही है कि शरद पवार के 85 की उम्र के हो रहे हैं तो उनका एनसीपी 85 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो फिर आप किस तरह से महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन है। केरल के सामने में आपके सामने है ही कि राहुल गांधी वायनाड छोड़े या रायबरेली छोड़े, वो अपने बता चुके हैं कि हम दुविधा में हैं। उनके सामने में एक दुविधा ये भी है कि वो अपोजिशन का लीडर बने या किसी दूसरे को बनाए। दुविधा से बाहर निकले तो शायद मुझे लगता है कि इस देश में पार्लियामेंट का जो आज की अपील है संसदीय कार्य मंत्री का, उसको भी सुने तो शायद बेहतर है। जी, निश्चित तौर पर। राहुल लाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर इस चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहें और समझना चाहें कि ये जब कहते हैं कि रचनात्मक विपक्ष की ज़रूरत है और टीम इंडिया की तरह आगे काम करें, लेकिन बार बार अगर सरकार बनाने को लेकर मन में लड्डू फूटता रहेगा कि आप 230 के पार हैं तो कहीं ना कहीं सरकार बना सकते हैं, तो इस भाव के साथ में तो शायद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि संजय सिंह जैसे नेता कह रहे हैं कि हम जो है कोशिश नहीं छोड़ेंगे। तो किस तरह का विपक्ष की भूमिका निभाएंगे?
निखिल जी, विपक्ष बिल्कुल रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और विपक्ष में देखिए जो तमाम सवाल यहाँ पे खड़े किए जा रहे मेरा हैं, मतलब इसलिए है क्योंकि जब विपक्ष भूमिका तभी निभाएगा जब अपने आप को विपक्ष मानेगा। निखिल जी सवाल आपका अच्छा है। देखिए विपक्ष ने पहले घोषित कर दिया कि विपक्ष सरकार बनाने का प्रथम पहल नहीं करेगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट होता है और अगर फ्लोर टेस्ट में ये सरकार बहुमत के आंकड़े पे नहीं पहुंचती है तो सरकार की बधाई, पहुंचे, सरकार कार्यकाल पूरा करे। तो फिर वैसे स्थिति में विपक्ष की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वो अल्टरनेटिव व्यवस्था देने के लिए भी तैयार रहे। तो वो जो संजय सिंह कह रहे हैं उसको निगेटिव संदर्भ में ना लिया जाए, वो इस संदर्भ में कि अगर इस सरकार के साथ वैसी कुछ परिस्थितियां बनती है तो बीच में मध्यावधि चुनाव ना आए, विपक्ष के ऊपर यह जिम्मेदारी भी होती है। विपक्ष इस सरकार की घेराबंदी मुद्दों के आधार पर करेगा, तो इसलिए विपक्ष मुद्दों के साथ है, जिन मुद्दों के साथ वो चुनाव में गया था, जिन मुद्दों में आज कांग्रेस को जो है कि देखिए कांग्रेस 99 सीटों पे खड़ी है अभी इस समय, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कांग्रेस 100 के पार पहुंचेगी। और 3 जो अलग अलग निर्दलीय जो सांसद चुन कर आए थे, बिहार से पप्पू यादव, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, लद्दाख के सांसद ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया, से भी एक सांसद ने कांग्रेस को समर्थन दिया। तो कांग्रेस अब 102 भी पहुंच चुकी है। तो विपक्ष अपने ढंग से अपना काम कर रहा है और विपक्ष मजबूत भी है। देखिए हम लोग जो तुलना करके जो फंसते हैं, देखिए कई घटक दल ऐसे हैं जिनके साथ नेशनल स्तर पर ही इंडियन अलायंस का गठबंधन नहीं होता, वो नेशनल स्तर पे है। अगर उत्तर प्रदेश में, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती बहुत तगड़ी बनी है, विधानसभा चुनाव तक जा रही है, जनता के डिमांड तो दोनों व्यक्तियों के बीच में। आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ रही। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अपने पीसीआर से कि वो आपके साथ संपर्क करें और देखें कि कहाँ ऑडियो में किस तरह से आपके साइड से प्रॉब्लम है, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। फिलहाल मैं आऊंगा बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ और ये जानना चाहूंगा अनिला सिंह जी से कि अनिला सिंह जी किस तरह से ये पूरी एक कवायद चलाई जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र आ रहा है और उसमें एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका की उम्मीद की जा रही है। वहां वो कह रहे हैं कि हम जो है सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और अगर वो अपने बोझ से गिर जाएगी सरकार, अभी सरकार की शुरुआत ठीक से नहीं हुई, यानी कि पहला सत्र नहीं आया है, लेकिन इस तरह के जो पूरे कयास लगाए जाने शुरू हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आगामी आने वाले दिनों को, कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? मेरी सबको राम राम। और देखिए ऐसा है कि सरकार बना लेंगे कि नायडू साहब साथ छोड़ देंगे कि नीतीश बाबू साथ छोड़ देंगे, ये सब विशफुल थिंकिंग है और कुछ काम नहीं है, खाली बैठे हुए हैं। तो ख्वाब ही देख लें, ख्वाब देखने में तो कोई पैसे लगते नहीं है, कोई मेहनत लगती नहीं है। जितनी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं उतना टोटलिटी में आप देखिए इंडिया अलायंस की तो आई नहीं है, और फिर भी पता नहीं किस गुमान में है। लड्डू साहब हमने खाए और खिलाए, आपको तो बर्फी मिली है, ज्यादा उछलिए मत। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पता नहीं स्मूथली चलेगा कि नहीं चलेगा, किस प्रकार का स्वभाव होगा इस बार पार्लियामेंट का। देखिए आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में जो विपक्ष है इसका क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है? नहीं रहा है ना। लगातार इन्होंने प्रयास किया है, वॉकआउट करने से लेकर, हंगामा करने से लेकर, स्पीकर साहब की बेइज्जती करने से लेकर कि पार्लियामेंट ना चले, हेल्दी डिबेट ना हो। पर इस बार क्योंकि डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़े से ज्यादा हैं, तो एक स्मूथ वर्किंग होती थी देश के लिए, वो अब उसमें ये और ज्यादा अड़चन लगाएंगे कि जो राष्ट्र एक गति से चल रहा था उसमें रोड़ा बनके ये स्पीड ब्रेकर बनके जरूर सामने आएंगे। पर गाड़ी जो विकास की है ना वो रुकेगी नहीं। आप स्पीड ब्रेकर है, आप अपना काम करिए, हम तो निकल जाएंगे उन स्पीड ब्रेकर से। अब ये है कि ये तो चाह रहे थे कि मेजोरिटी में आ जाए, जैसे कि 370 पे भी ये अपना फैसला सुना दें, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है जिससे बहुत बड़ी राहत मिली है मुस्लिम बहनों को, उसको भी पलट दें, हम यूसीसी को भी पलट दें, वो सारे कानून जो हमारे देश हित में नहीं थे उनको हम वापस लेकर आ जाएं, हम वक्फ बोर्ड को किस प्रकार से और मजबूत कर दें, हम माइनॉरिटी कमीशन और मिनिस्ट्री को और कैसे मजबूत कर दें। ये सारे के सारे जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के जो इनके कदम पहले भी रहे हैं उसको ये और ज्यादा मजबूत करना चाह रहे थे और इसीलिए सत्ता में आ रहे थे। इसीलिए इन्होंने झूठ परोसा। इनको पता था कि भारत की जो जनता है, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो दलित हो, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी रहेगी। एक झूठ परोसा कि 400 पार ये लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि ठीक है, ये आरक्षण में बदलाव चाहते हैं। ये लोग झूठे लोग हैं।
ये राष्ट्र भाई हित में तुष्टिकरण की पॉलिसी तो आंध्र प्रदेश में चल रही है। ठीक है। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं राहुल लाल जी आपसे कि किस तरह से ये जो कहीं पे अदावत, कहीं पे सियासत, कहीं पे साथ, कहीं पे विरोध, ये कैसा चलता है? ये क्या मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पेश आएंगे? आप पश्चिम बंगाल में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं, टीएमसी के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं, कहीं पे सीपीएम के साथ आपका साथ में है तो कहीं केरल में उनका विरोध है। कैसे ये जो उपचुनाव है, क्या उसको लेकर के भी इसी तरह की रणनीति रहेगी? निखिल जी देखिए, मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा है कि वो जो पंजाब का मॉडल था और जो पश्चिम बंगाल का मॉडल था वो कहीं न कहीं मास्टर स्ट्रोक की स्थिति रही, और वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या पश्चिम बंगाल में घट गई। अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेती टीएमसी के साथ तो वो परिस्थितियां नहीं होती, वहां कहीं न कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी मजबूत हो जाती। तो वो एक रणनीति का हिस्सा भी होता है निखिल जी, उसे भी समझने की बड़ी सख्त जरूरत है। अलग अलग राज्यों आपकी में रणनीति का एक हिस्सा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं पे अदावत, कहीं पे साथ, ये आपकी रणनीति का हिस्सा है। अच्छा ये बता दीजिए, ऐलान तो नहीं करते कम से कम सामने आकर? निखिल जी देखिए, मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं विश्लेषण कर रहा हूं यहाँ पे कि आप सोच के देखिए कि अगर वहां पे ममता बनर्जी से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण जो लोग नाराज थे, अगर वहां पे कांग्रेस का खेमा ना होता और वो वोट सीधे सीधे बीजेपी के पास पहुंच जाता, तो बीजेपी को लाभ की स्थिति में होती कि नहीं होती? ये वही स्थिति पंजाब में आप देखिए कि पक्ष में भी इंडिया अलायंस के लोग, विपक्ष में भी इंडिया अलायंस के। ठीक है, हम आपका पॉइंट आ गया, हमारे पास समय बहुत कम रह गया। विनोद मिश्रा जी, किस तरह से इस चीज को एनालाइज करेंगे आप? मैं राहुल लाल जी का भी सुना रहा, अपने बीजेपी प्रवक्ता को भी, अनिला जी को भी सुन रहा था। पहले तो राहुल जी आप अपना करेक्ट कर लीजिए, ये आप कम से कम ये चुनाव को कम हम लोग, आप लोग जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, तो इस बात को जानना हम सब के लिए ज़रूरी है कि ये दो अलायंस के का ये चुनाव में था, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस का। और एनडीए अलायंस जो है पूर्ण बहुमत से सरकार के में बनाई है और पूर्ण बहुमत से वो लौटी है। तो आप एनडीए अलायंस के इस बहुमत को, इस जनादेश को, जब आप इस तरह की बात करते हैं कि फ्लोर टेस्ट होगा तब देखा जाएगा, तब ऐसा होगा, कुछ फ्लोर टेस्ट नहीं होता है। एक एनडीए अलायंस जो सरकार, प्री पोल अलायंस की जो पार्टियां थी, उसके गठबंधन सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया है, उसको निमंत्रण मिला है, वो सरकार बना रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का नेतृत्व कर रहे हैं। आपने अपना बात कह दिया, अपनी बात तो कम से कम सुनिए। ये सुनना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। जिस तरह से आपके नेता राहुल गांधी पॉकेट में संविधान रख के लोगों को बता रहे हैं संविधान खतरे में, और बंगाल में हालत देख लीजिए पोस्ट पोल वायलेंस में क्या हो रहा है। सैकड़ों लोग घर से बेघर हुए हैं, हजारों बीजेपी के, सीपीएम के कार्यकर्ता जो घर छोड़ के बाहर चले गए हैं। आप वो संविधान खतरे में, वो पॉकेट लहराते हुए कभी पश्चिम बंगाल चले जाए? ये लोकतंत्र के खतरे के बाद जो करते रहते थे, आज मौन क्यों है? तो ये बात है। निखिल ने आपसे बढ़िया सवाल पूछा था एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कि कहीं जो साथ हैं कहीं दूर हैं, ये हम साथ साथ और हम साथ साथ नहीं का जो फॉर्मूला बताया है, ये बताइए इंडिया अलायंस कहाँ है जिस दिन आपका इलेक्शन का रिजल्ट आया? विनोद जी आपको रोकना चाहेंगे और अपने सभी जो खास मेहमान जुड़े हुए थे उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। तो आप सभी गेस्ट का थैंक यू, हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं G7 के साइडलाइंस पर, ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको बता रहे थे। इटली के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की थी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की हैं। हमारे साथ अरुण शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एक युद्ध में उलझा हुआ है वो रूस के साथ। किस तरह से ये मुलाकात मायने रखती है, क्या खास पॉइंट्स रहे हैं इस मुलाकात के, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं अरुण? और अरुण क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं?
जी निखिल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी अरुण, हम समझना चाह रहे थे कि अभी आपने 2 मुलाकातें दिखाई अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले, और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात बेहद आम है क्योंकि एक युद्ध में उलझा हुआ है ज़ेलेंस्की और रूस के, दरअसल यूक्रेन और रूस। तो कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, क्या कुछ बात हुई होगी इस मुलाकात के दौरान, क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे आप हमें? बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आप इसे कह सकते हैं। यूक्रेनियन लीडरशिप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में बैठक इस समय पर चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको याद हो कि G7 जब हिरोशिमा में हुआ था, उस समय भी जो यूक्रेन लीडरशिप ज़ेलेंस्की है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। जो सिचुएशन है यूक्रेन के अंदर, उसको अप्राइज कराया था, और जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को थैंक्स भी कहा था जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भारत ने एक्सटेंड किया था यूक्रेन को ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो और आज इस समय पर जब G7 समिट जो कि इटली में हो रहा है, ये कंप्लीटली डोमिनेटेड आप कह सकते हैं बाय यूक्रेन क्राइसिस है, क्योंकि कल ही जो डे 1 जो G7 समिट का था, उसमें ये निकल करके आया कि जो G7 पूरा ब्लॉक है वो इस बात पर सहमति के लिए आगे बढ़ रहा है कि जो रशिया के जो फ्रीज एसेट्स हैं उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। लेकिन आपको इस बात को इस तरह से भी देख सकते हैं कि यूक्रेन लीडरशिप वो भारत के साथ भी इस समय पर एंगेज कर रहे हैं, यूक्रेन भारत के साथ एंगेज करना चाह रहा है। और इस G7 समिट की साइडलाइंस पर आपको पता ही है कि भारत ने हमेशा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा है यूक्रेन और यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के। भारत ने रशियन लीडरशिप से भी साफ कहा था, दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, और डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ में तमाम मसलों को सुलझाया जाना चाहिए। वहीं यूक्रेन की जहां तक बात आती है, भारत ने एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी किया था यूक्रेन को, और जब यूक्रेन में जो भारत के लोग फंसे थे उन लोग को बचा करके भी सही सलामत लेकर के भी भारत वापस लेकर के आता है। और ऐसे में हम इस बात को जानते हैं कि यूक्रेन इस समय पर क्राइसिस चल रहा है और एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी एक तरह से वोलेटाइल रखे हुआ है। ऐसे में ज़ेलेंस्की का भारत से मिलना इस बात को इंडिकेट करता है कि जो यूक्रेन हो या रशिया हो, वो तमाम जो बड़े जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं भारत के दुनिया के अंदर, उस लिहाज से वो भारत के साथ में एंगेज करना चाह रहे हैं। तो एक तरफ से भारत का एक तरह से बड़ा कद दिखाता है ग्लोबली, क्योंकि आप देखिए कि ज़ेलेंस्की का भारत के साथ में एंगेज इस समय पर करना, और ये बहुत ही लाजमी है कि वो जो करंट सिचुएशन है यूक्रेन के अंदर बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अप्राइज जरूर कराएंगे। लेकिन जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले भी कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ में तमाम मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। तो भारत एक शांति की वकालत करता है, भारत बुद्ध का देश है और बुद्ध की नगरी है, और जाहिर सी बात है कि भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि शांति के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से तमाम मसलों को सुलझाना चाहिए। इसके इतर जाहिर सी बात है कि यूक्रेन और भारत के जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं उसको भी कैसे नए आयाम दिए जा सके, नए डिमेंशंस दिए जा सके, उसके ऊपर भी बातचीत होती हुई दिखाई देगी। लेकिन हाँ, प्रोमिनेंटली इन्हीं कॉन्टोर्स के ऊपर आप कह सकते हैं कि बातचीत होती हुई दिखाई देगी, बिकॉज G7 जो हिरोशिमा में हुआ था 23 यूक्रेन ही नहीं, दुनिया के अंदर इस समय पर कई जो देश है उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिनकी वजह से बिखर रही है। लेकिन उसके बावजूद वो दो देश जो है आपस में जो जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उनके भारत के साथ में काफी बेहतरीन और अच्छे संबंध हैं। भारत इस बात की वकालत हर मुद्दे पर कर रहा है, हर बातचीत में इसी बात को लेकर के आ रहा है कि आप शांति के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से चीजों को सुलझाएं। और जहां तक यूक्रेनी लीडरशिप की बात है या रशियन लीडरशिप की बात है, वो भारत के इस स्टैंड की एक तरह से तारीफ करता है, सराहना भी करता है। और जिस तरह से यूक्रेन क्राइसिस के दौरान जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी भारत ने यूक्रेन को दिया, जब वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत थी या अपने भारतीयों को वहां से सकुशल बचा करके लाना हो, इस मोर्चे पर भी भारत बहुत प्रगाढ़ता विदेश नीति जिसको कहते हैं कि जो अपने स्वदेश के लोगों की जब मदद की बात हुई तो वहां पर भारत ने एक सुदृढ़ स्टैंड दिखाया। और उसके साथ ही साथ अगर बात दोनों देशों के बीच में अपने संबंधों की हो तो भारत एक खरी बात दोनों देशों से कहता रहा है, शांति का पक्षधर रहा है भारत, और यही उसकी सबसे बड़ी नीति रही। बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
इस वक्त के प्रायोजक थे। MDH बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH।